लड़की ज़बरदस्ती पैदा होती थी, वो लाइबिलिटी बन जाती थी। हाँ लड़के वांट से होते थे तो उनके ऊपर लाइबिलिटीज डाल दिया जाती थी। लड़कियां बाहर अच्छा कर रही हैं। 1986 में काफी लड़कियों ने बहुत अच्छा किया हाँ, है। बिल्कुल। किरण बेदी सो एल्डर देन मी, आवाज किचन में का काम। भी है, बोलने का भी है, हाँ, ज्यादा आपको नहीं बोलना। ओपिनियटेड नहीं होंगे। लड़की का ओपिनियन नॉट रेलेवेंट। आदमी मैं जब यूथ से लोगों से बात करती हूँ, जब मैं उनको बताती हूँ कि मैंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है, तो काफ़ी यंग लड़के मुझे बोलते हैं कि मैडम हमें भी फौज में जाना है और मेरे लिए तो इज्जत का सवाल है। आई डिसाइडेड कि पहले कुछ करूँगी, पैरों पे खड़ी होंगी, बिकॉज इट वॉज नॉट फॉर सोसाइटी, इट वॉज फॉर मी। मैं खुद अब चाहती थी कि मैं खड़ी हूँ, कुछ बनूँ। आर्मी का नोटिफिकेशन उसमें देखा, जैग एंट्री फॉर लेडी ओनली, लाइक उस टाइम पे एंट्री सिर्फ विमेन के लिए निकली, लिमिटेड सीट्स थी कुछ उस टाइम पे। ही सेड कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी। मैंने उनको बताया कि मेरी फैमिली में कोई भी आर्मी में से नहीं है, तो अगर मेरा आर्मी में सिलेक्शन होता है तो ये सिर्फ मेरे लिए ही एम्पावरमेंट की बात नहीं, मेरे पूरे गाँव के लिए होगा। खेती के चक्कर में बड़े लड़के को, दूसरे छोटे लड़के को बाहर नहीं जाने देते, पढ़ाई कॉलेज करा देंगे, या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाने देते कि जा गवर्नमेंट जॉब कर लियो, नहीं लग रही कि अरे खेती पड़ी है, खेती कौन करेगा। क्यों है उनकी ऐसी सोच? हेलो, वेलकम, नमस्ते। आज हमारे साथ बहुत ही खतरनाक इन द सेंस कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में कि जब ऐसा लगता है कि चलो अब लाइफ सही है, सेट है, बहुत चैलेंजेस फेस कर लिए, अब चलो स्मूथली जी लेते हैं, फिर से भगवान बोलते हैं कैसे भाई, आराम कैसे कर रहे हो, लो एक और चैलेंज और इससे स्ट्रांग बनो। और जैसा उनका भी कहना है कि अगर हम लाइफ में कुछ भी अचीव करते चलते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमें स्ट्रांग बनाती है। अब स्ट्रांग एक बार बनेगा बंदा, स्ट्रांग 2 बार बनेगा। हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा होता है कि अब लगता है कि अब भगवान बहुत प्रॉब्लम झेल लिया, अब नहीं। तो अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था क्योंकि पॉडकास्ट के लिए बैठना था, तो उस रिसर्च में पता लगा है कि हमारे साथ जो है, चलो मैं बता ही देता हूँ, हमारे साथ जो है वो है कैप्टन ऋतु कुमार, और उन्होंने अपनी जर्नी एज अ लॉयर स्टार्ट करी थी और फिर वो आर्मी में, अभी वो एक्स आर्मी कैप्टन है, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान आर्मी में जज एज अ जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। हाँ, क्या बोलते हैं, जज एडवोकेट जनरल्स ब्रांच, हाँ, द लीगल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्मी, लीगल ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी में थे। उसी के अलावा इनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे कि आर्मी के बाद और पोस्टपार्टम जो इश्यूज़ नहीं बोलेंगे, बट जो लाइफ होती है, जैसे उसके अलावा मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, जो एंजाइटी अटैक जो हम लोगों का होता है, रियलाइज़ नहीं होता और लोग सीरियसनेस नहीं समझते। बहुत सारी लंबी कहानी के बाद लेट्स इंट्रोड्यूस। अब आप कैसा फील कर रहे हो, और ऐसे ही रहेगा कन्वर्सेशन का फ्लो, यही बातें नॉर्मल ऐसा समझो कि। और दूसरा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आज हम हरियाणवी भी सुनने की कोशिश करेंगे। मैंने कहीं नहीं सुना इन्हें हरियाणवी बोलते हुए, तो आज बुलवाएंगे। ठीक है, माय गॉड। तो अब बताइए क्या चल रहा है। ठंड खत्म सी लग रही है, मुझे लगता है थोड़ा। ठंड इज आज ऑलमोस्ट तो पसीने आ रहे देखो मुझे। और आप बताओ। सर्दी में पसीना छूटे, वेरी नाइस। हो सकता है गेस्ट की वजह से हो रहा है ऐसा। ओह माय गॉड, या दैट्स अ प्रिविलेज। क्योंकि डर लग रहा है मुझे ऐसा। अरे नहीं, डोंट बी हाँ, स्कैर्ड। तो आप बताओ कि कैसा है गुड़गांव आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ एक्स आर्मी ब्रैट बोलते हैं, किसको बोलते हैं आर्मी ब्रैट? आर्मी ब्रैट्स होते हैं जो आर्मी के बच्चे होते हैं। हाँ, तो आप तो आर्मी से कोई बिलोंग नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी आर्मी में से नहीं था। मैं इकलौती अभी तक की ओनली पर्सन हूँ। बच्चे क्या करेंगे आगे पता नहीं मेरा। ये भी एक सवाल था मेरे पास। बट अब आपके लिए ठंड कैसे निकल रही है? आपके रील तो बड़ा रनिंग ओरिएंटेड होते हैं कि चलो बाहर निकलते हैं, और ऐसी ठंड में हम तो छोड़ नहीं पाते भैया बेड। तो आप बताओ क्या मोटिवेशन है, क्या चल रहा है गुड़गांव में आपके हिसाब से? तो गुड़गांव जब मैं शिफ्ट करा था तो देखो, मेरे को ना शुरू से आदत है बड़े बड़े घरों में रहने की। गवर्नमेंट में नहीं, आर्मी का एरिया हमेशा खुला हुआ होता है। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हमको हमेशा घर खुले खुले मिले हैं। तो 2022-21 एंड की बात है, 2021 के एंड की बात, तब कोविड का 3rd वेव ओवर हो चुका था, पर कुछ गड़बड़ चल रहा था अभी भी ना। तो उस टाइम पे हमारा ट्रांसफ़र हो गया गुड़गांव, और मुझे याद है मेरे हस्बैंड और मैंने अपने बच्चों को छोड़ा मम्मी पापा के पास, और हमें अब घर शिफ्ट करना था भिवानी से। हम लोग भिवानी कर रहे थे उस वक्त? नहीं, मैं आई वाज नॉट सर्विंग एट दैट टाइम। तो भिवानी में ऑफ कोर्स आई वाज रनिंग माय फिट मॉम्स फिट होम्स, मेरा जो कंपनी है। तो भिवानी से हम शिफ्ट हुए गुड़गांव में।
और गुड़गांव में गवर्नमेंट अकोमोडेशन रेडी नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, कुछ भी रेडी नहीं था। तो टेम्परेली हम एक सोसाइटी में शिफ्ट हुए 3 बेडरूम फ्लैट के अंदर, जो गवर्नमेंट ने हमको बोला कि अभी के लिए तुम यहाँ पे रुक जाओ। हाँ, तो जब हम वहाँ रुके तो सडनली एक तो कोविड का रिस्ट्रिक्शंस है ना, आप लिफ्ट में नहीं जा सकते इधर नहीं। अब भाई मैं रही फौजी आदमी, गांव की हरियाणा से बिलोंग करने वाली, मुझे हमेशा से बाहर खेत वेत और इधर उधर घूमना फिरना, दौड़ना, खुले एरिया में रहना पसंद है। जब हमको आदत पड़ जाती है खुले की, तो फिर हमको लगता है कि जब छत पे जाके ही मजा आता है। छत पे हाँ, नहीं वो समझ में नहीं आता, वो बंद बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट ना। अब हाई राइज बिल्डिंग थी वो, लकीली 5वें फ्लोर पे हमें वो मिला था, बट सनलाइट का नामो निशान नहीं उस बिल्डिंग सबसे बड़ा पंगा यही होता है। मुझे याद है कि एक कमरे में धूप आती थी, वो धूप कैसे आती थी, वो सामने वाली बिल्डिंग के शीशे पे टकरा के रिफ्लेक्ट करके आती थी। तो सनलाइट ज़ीरो। मैंने नोटिस किया हमारे जितने गमले हम वहाँ पे लेके आए थे, जो हमने शिफ्ट किए थे अपने भिवानी वाले घर से, ब्यूटीफुल प्लांट्स, ब्यूटीफुल एवरीथिंग, कोई भी पेड़ वहाँ पे जिंदा नहीं रहता था उस घर के अंदर। देन शुरू में तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो बार बार ऐसा हो रहा है। बट लेट मी टेल यू, नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं, इट्स ऑल व्हेनेवर जब भी हमारा नेचर से कनेक्शन खत्म हो जाता है तो वहीं पे वो फंगस, बैक्टीरिया और वो सब इकट्ठा होने लग जाता है। अब जिस घर में देखो लाइट नहीं आ रही, सनलाइट नहीं आ रही, ठीक है, दबा हुआ घर है, ठीक है, बालकनी एंड ऑल दैट, हाँ, वहाँ पे पेंट नहीं हुआ बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है, वहाँ पे कोई नहीं आया, कोई नहीं। जो वहाँ पे जो पहले लोग रहते थे उनकी एनर्जीज पता नहीं कैसी थी, क्या था। तो जब हम वहाँ शिफ्ट हुए गुड़गांव में, आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई पब, लोग कहते हैं गुड़गांव में जाओ मस्ती करेंगे, पब जाएंगे, डिस्को जाएंगे, ड्रिंक करेंगे। आई एम अ नॉन ड्रिंकर, आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट इवन हैव नॉन वेज। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ट्रॉमेटिक सा इवेंट था बिकॉज भिवानी इतनी अच्छी जगह थी और नेचर से कनेक्टेड, राइट। सो सडनली आई वाज नॉट फीलिंग माई सेल्फ एंड इतने 3 साल तक अपने आप को कोविड से बचाया भिवानी रह के, एंड सडनली गुड़गांव आते ही मुझे कोविड हो गया। ठीक है, यहीं पे रोकेंगे क्योंकि कोविड से आगे बहुत सारे जर्नी है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है और बहुत लर्निंग है। पर इसके भी यहीं पे रोकने का इसलिए था कि इसके आगे, मतलब मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन के साथ इंजस्टिस किया है, मुझे पता है, लेकिन आप बताओ, आपको जब आप अब बताते हो, क्योंकि एक होता है ये प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करना, पर आप बताते हो तो अब आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो कि देखो भाई ऋतु कुमारी बोलेंगे, क्या बोलते हो आपने? यू कैन कॉल मी ऋतु सिंह, ऋतु व्हाटएवर। हाँ, तो कैप्टन ऋतु, एक्स कैप्टन ऋतु या कैप्टन ऋतु, क्योंकि वर्दी आप बोलते हो कि मेरे इंडियन आर्मी की वर्दी मेरे अभी भी है, मेरे को फील होता है कि पहन रखी है। तो अपने आप को आप कैसे देखते हो कि मैं ये हूँ, मेरे को इस तरह से आप पहचानो दुनिया वालों? मैंने ना अभी एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था, सुपर स्पीकर, जिसमें इंडिया के बेस्ट सक्सेस ज्ञान के थ्रू। सो उसके अंदर लास्ट में ना एक राउंड था जहाँ पे पूछा गया कि आप जब मर जाओगे तो आप अपने बारे में कैसे जानना चाहोगे। तो जब मैंने उसके बारे में बात की तो ऑफ कोर्स आई वुड से दैट आई एम कैप्टन ऋतु, बिकॉज आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी जो मिलिट्री रैंक होती है वो स्टेट कन्फर्म करता है टाइटल, यू नो, एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स को एज पर अ नोटिफिकेशन दे कैन यूज देयर रैंक। ओके, सो ऑफ कोर्स वी हैव टू राइट द रिटायर्ड, आई एम रिलीज्ड ऑफिसर, आई वाज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर। तो अब हुआ ये कि अब आई एम अ कैप्टन, ऑफ कोर्स दैट थिंग विल ऑलवेज रिमेन विद मी, बिकॉज वो खून पसीने की मेहनत से ट्रेनिंग करके आपने वो रैंक कमाई होती है। वो कहते हैं ना कि वो वेल्ड हो गया है आपके, वो वेल्ड हो गया, वो इनविजिबल है। यूनिफॉर्म की स्पिरिट हमेशा रहेगी, बिकॉज वंस अ फौजी, वंस अ सोल्जर, ऑलवेज अ सोल्जर। चाहे उसने कितनी भी अमाउंट ऑफ सर्विस करी हो, मैं बोलती हूँ जिसने 1 साल भी अगर सर्विस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि दे वंस अ फौजीज। और जो लोग आज भी सर्विस कर रहे हैं 20-20 साल, जो बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स आज भी कह रहे हैं, उनकी तो मैं बात ही क्या करूँ, लाइक 1000 सल्यूट्स टू ऑल ऑफ देम। वो तो एक अलग ही लेवल है, यू नो, हमारे सोल्जर्स का, तो हैट्स ऑफ टू देम। सो सक्सेस ज्ञान ना, या सो उसमें मैंने अपने बारे में ये बोला, ऑफ कोर्स आई एम दिस थिंग। ये जो नाम जुड़े हुए हैं, लॉयर, कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी, है ना, मे बी अ फिटनेस ट्रेनर, अ माइंड कोच, जो भी ये ओहदे मेरे को मिले हैं, इनको हटा के मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं कौन हूँ, बिकॉज इसके बारे में यूजुअली कोई बात नहीं करता। हम किससे पूछते हैं आप कौन है, आई एम द CEO ऑफ दैट, आई एम या सो हम अपने आप को जोड़ते हैं। ये ठीक है, ये वर्ल्डली लाइफ के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ठीक है, पर जब मैं 36 साल की हुई तो मैंने अपने आप से क्वेश्चंस पूछे कि मैं कौन हूँ। तो आई थिंक मैं जानना अपने आप को चाहती हूँ कि लोग मुझे इस नाम से जाने कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी हु वाज काइंड एंड कंपैशनेट फ्रॉम हर हार्ट। ठीक है, आई थिंक आई एम अ सोल हु हैज कम ऑन दिस प्लैनेट अर्थ टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग,
दिस इज़ वट आई फील बिकॉज इन माई लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशन. अगर मैं लुक बैक करूँ उस छोटी बच्ची को, छोटी ऋतु को देखूँ ना, तो मेरे को मन करता है कि मैं उसको गले लगा लूँ, है ना. आई थिंक हर कोई अपने इनर चाइल्ड को गले लगाना चाहता है ना. तो रोना, हंसना, दुख, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यूफोरिया, जॉय, ठीक है, सैडनेस, वो सब कुछ मैंने फील किया एंड आई थिंक वो हर कोई फील करता है. द ओनली डिफरेंस इज कि लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते और मैं खुले आम आके बोलती हूँ, हाँ भाई मैं दुखी हूँ, हाँ भाई मुझे रोना आ रहा है, मेरे को रोने में कोई शर्म नहीं आती. आई थिंक माई बिगेस्ट करेज एज अ पर्सन, आई थिंक आई एम अ पर्सन हु ओन्स द फैक्ट दैट आई एम अ ह्यूमन. मैं ह्यूमन हूँ, मैं गलती करूँगी, उठूँगी, अच्छा करूँगी. मैं ह्यूमन हूँ, मैं अच्छे काम करूँगी, पर उस एट द सेम टाइम शायद मैं बुरे काम भी कर दूँ किसी के साथ, है ना. वी आर गोइंग थ्रू आवर ओन जर्नी ऑफ इमोशंस एंड आई एम अ रेगुलर ह्यूमन बीइंग कमिंग आउट इन दिस वर्ल्ड एंड शेयरिंग अबाउट माई जर्नीज. तो मेरी जो भी गलतियाँ, मिस्टेक्स या मेरा जो भी मेस में मैं गई हूँ ना, गंदगी के अंदर जो भी मेरे से हुआ है, मैं जब उसको शेयर करूँ और लोग उसको सुने तो वो गलतियाँ दोबारा ना करें और वो मेस उनके लिए वो मैसेज बन जाए. सो दिस इज़ व्हाट आई एम. पर आपने ये तो बहुत ही मतलब, इसको ऐसे बोलेंगे ना, ये इमोशनल आंसर है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा लाइट करता हूँ मैं, आपकी डॉटर्स के हिसाब से आप क्या हो? Oh God, according to my daughters, so मेरी डॉटर से मेरी बात होती थी, like अभी जब उन्होंने बर्थडे कार्ड बनाया था आपके, तो क्या लिखा था? So as per my elder daughter, छोटी वाली तो अभी 5 साल की है, तो वो अभी इतना एक्सप्रेस, पर मेरी बड़ी डॉटर 9 साल की है, वो बहुत एक्सप्रेस करती है. तो बोलती है, मम्मा यू आर वेरी प्रिटी. According to her, I have a very beautiful face, but she says that more than a beautiful face, you have a smart face. तो मैंने उससे पूछा, स्मार्ट फेस कौन सा फेस होता है? कहता स्मार्ट फेस ऐसा फेस होता है मम्मा कि इट फील्स लाइक, जो आपको देखते हो ऐसा लगता है भाई किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मम्मा देख लेगी. तो शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि अगर मैं कहीं पे भी जा रही हूँ उसके साथ, एंड ये सेम कॉन्फिडेंस मेरे परिवार के सब लोगों को मेरे ऊपर है. आई रिमेंबर मेरी भाभी मुझसे छोटी है, लाइक मेरे ब्रदर की जो वाइफ है, उसने बोला कि दीदी के साथ तो ऐसा है कि अगर कहीं मार्केट में जाओ ना, डर नहीं लगता, ऐसा लगता है दीदी देख लेगी. तो आई थिंक मे बी आई हैव दैट ऑरा, मे बी आई वुड से फॉर अदर पीपल इट्स लाइक कि हाँ मैं देख लूँगी, मैं कर लूँगी. या सो फॉर माई डॉटर आई एम दैट स्मार्ट फेस. मम्मा मेरी इतनी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है कि वो सब देख लेंगी. और ये स्मार्ट फेस और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और ये पर्सनैलिटी. और गाइज हम नारियल पी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इसलिए पी रहे हैं क्योंकि मैम को हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद है, बट हमें पसंद है. वी जस्ट, वाटर इज गुड फॉर एवरीवन. हाँ, गेटिंग इंस्पायर्ड, बट ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऐसा. बट जब आप स्टार्ट कर रहे थे, जब बचपन में थे, तो हमको उस समय तो नहीं पता होता कंसेप्ट के, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है हमसे कि ये मत करो. ऐसा भी बोला जाता है कि बेटा पढ़ने पे ध्यान दो, खेलो मत. और फिर ये भी बोलते हैं कि जो काम अच्छा कर दिया, या फिर कि ये प्लेट रखिया ना, कहना मान लिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो हमको एक तरह से बचपन से ही ऐसा चैनलाइज करते हैं कि बेटा तुम कहना मानने पे मतलब वैसे करो कि जो हम बता रहे हैं वो वाला अच्छा काम है. जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको ऐसा प्यार वाला अप्रिशिएशन कौन दे रहा था, और ऐसा कहते हैं ना कि पीटो वाला कि डांट किससे ज़्यादा पड़ती थी और प्यार किससे मिल रहा था, कौन आपको डायरेक्शन कर रहा था, कैसे डायरेक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से आज जो हम देख पा रहे हैं वो हाल है? तो आई हैव बीन द मोस्ट लव चाइल्ड इन माई फैमिली. मेरा भाई आज भी बोलता है कि चाहे दीदी, मैं पिटी भी बहुत हूँ, मैं अपने भाई से ज़्यादा पिटी हूँ. आई थिंक मेरी बहुत पिटाई होती थी, खूब थप्पड़ पड़े हैं, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा है, दादी ने भी मारा है, थप्पड़ सब. आई थिंक वो उसके बारे में बताती हूँ आपको क्यों पढ़ते थे पिटाई. अभी अब मेरे पेरेंट्स से पूछो, नहीं हमने तुझे कभी नहीं मारा, बट मुझे एक इंसिडेंट रहा पिटने का, बच्चा कभी नहीं भूलता. या तो क्या हुआ कि पिटते आई थिंक वो स्ट्रेंथ आ गई, बट आई वॉज द मोस्ट लवेबल चाइल्ड इन माई फैमिली. मेरा भाई कई बार चिढ़ता था, जो कुछ करते हो दीदी से बहुत प्यार करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट से बिलोंग करती हूँ. ठीक है, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन फरीदाबाद, कि छोटा गांव है नवादा, वहाँ मैं पैदा हुई. ईयर बता दो आप, क्योंकि 1986. हाँ, क्योंकि ईयर नहीं मिलता. जब आप 1986 जनवरी में मेरा जन्म हुआ था नवादा को, फरीदाबाद के अंदर गाँव में. और मेरे घर वाले गांव से बिलोंग करते हैं. मेरे दादाजी की जॉब लग गई थी PWD में, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था. ही वाज वर्किंग. तो उस ज़माने में उन्होंने 10th कर रखी थी. 10th उस ज़माने के पढ़े होना बहुत बड़ी बात है. वो भी बड़े ही हार्ड वर्किंग हैं, तो वो बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते थे. उन्होंने अपनी इंग्लिश बहुत सुधार किया. तो उस ज़माने के हिसाब से आई वुड से कि माई दादाजी वॉज वेल वर्स्ड एंड पढ़े लिखे इंसान अपने. तो वो बाहर जॉब होना, गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात थी.
तो वो रहते थे शहर में, और मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरे जो भी और रिश्तेदार थे वो सब उस गांव के अंदर रहते थे। तो ना एक गुड गर्ल और बैड गर्ल का एक क्राइटेरिया होता है। हाँ। ठीक है, अब गुड बॉय बैड बॉय के बारे में इतनी बात उस ज़माने में कोई नहीं करता था। बॉय इज़ अ गुड बॉय, खेलने दो। यू आर अ बॉय, आई थिंक यू वुड अग्री। एंड अगर आप समझने की कोशिश करो, आई एम 38 ईयर्स टुडे, एंड 1986 की अगर मैं बात करूँ तो उस ज़माने में गर्ल इज़ लाइक गुड गर्ल एंड अ बैड गर्ल। गुड गर्ल क्या होती है? गुड गर्ल्स होती हैं जो अपने मम्मी पापा की सारी बात मानती हैं। गुड गर्ल्स होती हैं जो अपनी ही कास्ट में शादी करती हैं, अरेंज मैरिज, हाँ, लव मैरिज इज अ पाप। ओके, गुड गर्ल्स है जो पूरे कपड़े पहनती हैं, अपना शरीर ढक के रखती हैं, गलती से भी अभी तो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती हैं लड़कियां, शॉर्ट्स पहनती हैं। हमारे ज़माने में तो, हमारा ज़माना, ओ माय गॉड, आई डोंट वांट टू से दैट, आई स्टिल फील यंग, बस उस टाइम में जीन्स के लिए भी मुझे टोका गया है। आई रिमेंबर। और अभी भी कुछ एरियाज है, कुछ इवन अभी भी कुछ ऐसे पोर्शंस हैं सिटी के भी, या नॉट सिटी के या सिटी से लगे हुए, जहाँ पर लड़कियां जीन्स इसलिए नहीं पहनती क्योंकि वो बोलती हैं कि लोग क्या बोलेंगे, या कितना इतना मॉडर्न हो जाएगा, या उन्होंने भी ये ऐसा बोल देखो सुनने को आ जाएगा कि मैंने जीन्स नहीं पहनी कभी अभी तक, जैसे कॉलेज डेज तक। जीन्स, आप विश्वास नहीं करेंगे कि सलवार कमीज़ पहनती थी औरतें हमारे गांव में, और एक बार कोई नई शादी होके एक बहू आई थी, उस बेचारी ने कुर्ते के साथ पजामी पहनी हुई थी, एंड आई वॉज देयर, और मैंने ऐसे ऐसे सुना, वो बोल रहे हैं कि पजामी पहन के आई है, चिपका के पैर दिखाने। आई वॉज लाइक डूड, इट्स कवर्ड। हाँ, फिर वो पैर चिपका के, मतलब सलवार चिपके कपड़े पहन के आई, बल्कि उसका कुर्ता पूरा नीचे तक है। लाइक एक लेवल था जहाँ तक, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये सारी औरतें ही होती हैं जो औरतों को ही बातें बोलती थी। तो वो गुड गर्ल बैड गर्ल की डेफिनेशन में मैं भी पढ़ी हूँ बहुत ज़्यादा। और घूंघट करना बहुत ज़रूरी है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ेंगी नहीं, किचन में काम, बोलने का भी है। हाँ, ज़्यादा आपको ओपिनियटेड नहीं होंगे। ओपिनियन तो कोई पूछता ही नहीं था ना उस टाइम पे। लड़की का ओपिनियन नॉट रेलेवेंट, औरतों का कोई से होता ही नहीं था। तुम्हें क्या पता, हाँ, तुम्हें क्या पता बाहर का, तुम्हें क्या पता है ना। पढ़ाई लिखाई तो बेसिकली क्या होता है ना, लड़की ज़बरदस्ती पैदा होती थी, वो लाइबिलिटी बन जाती थी। हाँ। लड़के वांट से होते थे तो उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ डाल दिया जाती थी, जिम्मेदारियाँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़का लड़की कोई सही है क्या गलत है, बट सोसाइटी ने लड़कियों को जिम्मेदारी समझा और लड़कों पे जिम्मेदारियां डाल दी, है ना, दोनों पे से आपस में। ठीक है, बैलेंस कहीं भी नहीं किया। हाँ, बैलेंस कहीं नहीं हुआ ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो ही लाइबिलिटी शायद मेरे पेरेंट्स के लिए तो मैं नहीं थी, बट आसपास वाले लोग सिर्फ यही बोलते थे कि यार शादी, अभी इसको इतना पढ़ाओगे, इस पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो तुम इसकी पढ़ाई पे, शादी के लिए बचाओ ना, दहेज भी तो देना है। ठीक है, और एक सबसे फनी बात तो ये थी कि इतना पढ़ा दोगे तो इसके लिए इतना पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से लाओगे। ये प्रॉब्लम भी रहती है। ये प्रॉब्लम भी है या तो किसी, पर इससे पहले भी डांट पड़ रही थी स्कूलों में, स्कूल के लिए, या फिर ऐसे चलते कि करिए पढ़ाई, क्या करना है पढ़ाई करके। जब मैं इनिशियली मैंने स्कूल ज्वाइन किया, जब मैं शहर आ गई थी अपने दादाजी के साथ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं गांव की भाषा में बोला। मैं मुझसे पूछो गांव की भाषा में नहीं पता है मुझे। तो हम लोग ना टिपिकल हरियाणवी भाषा नहीं बोलते, मैं गुर्जर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों की वो होती है ना, अरे किंगे को जा रहा है, किंगे को आ रहा है, अरे पौनी दे रे भाई, ये तो जब मैं छोटी थी, जब मैं गई स्कूल में, तो मैं बोलती थी ये कोठे पे चढ़ जा, डंडे पे चढ़ जा रहा है। तो मुझे याद है मेरी क्लास के बच्चे मुझे बहुत बुली करते थे, वो बोलते थे क्या ये कोठे पे चढ़ जा, डंडे पे चढ़ जा करती रहती है, व्हाट इज दिस कोठा, व्हाट इज दिस डंडा, एकदम, क्योंकि हाई क्लास हो गया होगा स्कूल। हाँ, मतलब बिकॉज माई ग्रैंडफादर जब वो गाँव आए एक दिन, तो उन्होंने देखा कि मैं घर पे नहीं थी। मैं किसी वहाँ पे हमारे जो कुम्हार होते थे जो, तो उनके घर पे जाके मैं उनके जो उनका डोंकी था, जो गधा था, मैं उसके साथ खेल रही थी। सही। और उसके बाद मस्ती मजाक चल रहा है। और उसके बाद कुछ 2-4 बच्चों के साथ मैं, हमारे गांव में एक शादी हो रही थी, उनकी बारात में चली गई। तो बिल्कुल पूरे लक्षण दिखा दिए कि बिगड़ रही है। तो मेरी दादी मुझे सारे गांव में ढूंढ रही थी, भाई हमारी लड़की कहाँ गई, कहाँ गई। अब मैं ऐसे बेपरवाह, चप्पल भी नहीं पहनी, ऐसे पहुंच गई। फिर उन्होंने मुझे किसी शादी की बारात में नाचने में पकड़ा, और मेरी जो धुनाई हुई वहाँ पे, मजा आ गया। इतना पिटे हो गए। हाँ, मैं छोटी थी उस टाइम पे, बट मैं खूब पिटी। और उसके बाद दादी ने, मतलब मेरी दादी डंडा लेके, बस उनका एक ही काम था, मेरी दादी मुझे आज भी बताती है कि मेरा सिर्फ एक काम था, तुझे गाँव में से ढूंढना कि तू कहाँ गई है, किसकी शादी में नाच रही है, किसके वहाँ गई है। तो मेरे दादाजी एक बार वापस आए और उन्होंने मेरे को स्पॉट किया कि मेरा भाई उस टाइम काफ़ी छोटा था, तो उन्होंने स्पॉट किया और उन्होंने बोला कि यार ये लड़की का क्या फ्यूचर होएगा, ये कैसे बातें करती है, ये कैसे घूम रही है इधर उधर, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि देखो जब तक इंसान कुएं में रहता है ना, वो कुएं का मेंढक बन के रहता है। जब वो कुएं से बाहर जाता है और वो बाहर का देखता है ना वर्ल्ड, तो उसको रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी कितनी बड़ी है।
अब मेरे दादाजी उस कुएं से निकल के बाहर काम कर रहे थे, बाकी सब लोग तो कुएं में ही थे ना अभी भी, उनको नहीं पता था क्या चल रहा है ना। तो जब वो बाहर देख के आए कि लड़कियां बाहर अच्छा कर रही हैं, 1986 में काफ़ी लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल। किरण बेदी सो एल्डर देन मी। और उसके अलावा इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा इंदिरा गांधी एग्जांपल वाज द थी। प्राइम मिनिस्टर या सो उन्होंने देखा कि भाई लड़कियां ऐसे नहीं रहती है बहुत, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको शहर लेके जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे। तो जब मैं वहाँ आई तो स्कूल में एडमिशन हुआ, बहुत ड्रेस आई होगी, अच्छा तो लगा होगा आपको? अच्छा लगा, बट उस टाइम पे बुली भी होती थी, समझ में नहीं आता था। मैं ना सहम सी गई गाँव आके, शहर आके। तो मैं जो मेरा वो ओपननेस था ना, वो एकदम से सहम गई मैं। वो नेचुरल भी है क्योंकि तो नई चीज़ें सीखने में और थोड़ा झिझक रहती है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे बात करूं, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे बोलना है। धीरे धीरे मैं उस शहर के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गई। तो उसके बाद जब मैं अडेप्ट हो गई, लाइफ अच्छी चली। आई वुड नॉट से कि मैं कोई टॉपर स्टूडेंट थी, बट आई वाज ऑलवेज अ सोफिस्टिकेटेड डिसिप्लिन चाइल्ड। कैसे होता है सोफिस्टिकेशन और डिसिप्लिन? पैदा तो नहीं हुई थी सोफिस्टिकेशन डिसिप्लिन के लिए, बट ग्रूमिंग होके आई रियलाइज कि ऐसे बैठना है, थोड़ा सहमा हुआ भी मैं बोल सकती हूँ कि मैं हो गई थी। क्या इस शहर में आने की वजह से? शहर में लोग ध्यान दे रहे थे कि ये करो, ये करो। राइट एब्सोल्युटली। एंड देन बट मेरा एक्सपोजर भी बहुत मिला। लाइक मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड क्लास, 6-7 साल की होंगी। तो उस टाइम पे मेरी टीचर ने मुझे बोला, मैं क्लास में बैठी थी और उन्होंने मुझे आगे एक पर्ची दी, उन्होंने बोला जाओ जो स्टेज पे थॉट ऑफ द डे बोल के आओ। थॉट ऑफ द डे, मेरे बस की बात कहाँ थॉट ऑफ द डे, कल करते हैं। उन्होंने मुझे धक्का मार के स्टेज पे करा, जिस बच्चे को बोलना था वो बच्चा नहीं है, तुम जाओ स्टेज पे बोल के आओ। अब मैं खड़ी हुई, मैंने पेपर से सामने जैसे देखा, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरा फेस रेड हो गया, मेरे कान लाल हो गए, मुझे फील हुआ कि एक हीट वेव अंदर से निकल के बाहर आ रही है। ठीक है, मैंने उसको पढ़ा, थॉट ऑफ द डे, ऐसे लड़खड़ाते हुए शब्दों से बोल के। मेरी टीचर ने बोला वेरी गुड। अब क्या हुआ, हर हफ्ते वो टीचर आती और मुझे थॉट ऑफ द डे पकड़ा देती, क्योंकि उनको लगा चलिए बकरा पकड़ में आ गई, इसने एक बार बोला इसको बार। हाँ, तो जितनी बार मैं स्टेज पे गई, आई रियलाइज्ड कि वो डर लगना वो कम हो गया, वो फेस का रेड होना, वो हीट निकलना। एंड एट अ पॉइंट ऐसे जैसे मैं बड़ी होती गई, बाय द टाइम आई वाज 5th and 6th स्टैंडर्ड, मैंने डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करा और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी। क्या बात है। तो आई बिकेम द हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल एज वेल। एंड आई रियलाइज कि मेरा पैशन ही स्पीकिंग है। और जितना मैं अपने डर का मुकाबला करती हूँ, जितना मैं डर को फेस करती हूँ, डरते हुए, डर नहीं जाता मेरा, कपा रही हूँ, डर रही हूँ, बट फिर भी उस चीज़ को कर रही हूँ, और जितना मैं उसको करती हूँ उतना मेरा डर कम होता जा रहा है। तो जितनी बार मैं स्टेज पे गई, उतनी बार मैं अपने फियर को कॉन्कर करके आई। एंड आई रियलाइज्ड कि इतने सालों से, बचपन से ये करने ने मुझे आज इतना फियरलेस, आई वुड नॉट से फियरलेस, आज भी फियर लगता है। डर कभी नहीं जाएगा, डर हमेशा थोड़ा बहुत रहेगा, बट जस्ट दैट कि उस डर को अब ये नहीं लगता कि ये डर का सामना नहीं करना है ना। अब मेरे को कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे खड़ा कर दो, कुछ बुलवा लो, टॉपिक के बारे में पता ना पता 4 शब्द तो जाके बोल ही आऊँगी। तो ये था। लेकिन अब आपको लगता है मुझे डर, मुझे पता है हमने एक रील डाली थी, गांव की थी शायद, कि घूंघट में घूम रही थी औरतें, और वहाँ का कुछ रील थी कि मैं बहुत दिनों बाद गांव आई हूँ अपने, कुछ था पता नहीं, मेरे को पूरा कॉन्टेक्स्ट याद नहीं है, पर आपको अभी भी लगता होगा ऐसे लोगों में, घूंघट वाले लोगों के बीच में जाके बैठना कि यार क्यों ऐसे जी रहे हो तुम, ऐसा मन आता है आपको कभी कि आई थिंक बाहर निकलो? उनका अपना इन्वायरमेंट है, उनका अपना कॉन्टेक्स्ट है, और अगर मैं उनको समझाने की कोशिश भी करूँ तो वो आज की डेट में नहीं समझ पाते हैं। वो क्या करते हैं, उल्टा मुझे समझा देते हैं कि तुझे नहीं पता, ऐसे करके बोल देंगे। तो मुझसे किसी ने पूछा कि तेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों की शादी करके दूसरे घर भेज देगी, बुढ़ापे में क्या करेगी, एक बेटा कर ले। ऐसे एक बेटा करना मेरे हाथ में नहीं है यार, मैं 38 साल की हो गई हूँ, चलो लेट्स से मैं बेटे के लिए ट्राई भी करती हूँ। हाँ, मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट होती हूँ, और तीसरी बेटी होगी तो क्या करेंगे, फिर एक बार और ट्राई करेंगे। एक बार और ट्राई करेंगे, 40 साल की हो जाऊंगी, फिर उसके बाद भी बेटी हो जाएगी, फिर नहीं फिर और ट्राई करेंगे, 5वां बेटा होना चाहिए। देन बाय द टाइम आई विल बी 40-42 ईयर्स, जब तक मेरा बेटा मेरा ख्याल रखने वाला 20 साल का होगा, तब तक तो मैं गायब, स्वर्ग ही पधार जाऊंगी। ठीक है, सो दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ। और बच्चे आप इसलिए पैदा नहीं करते कि वो आपका बड़े होकर ध्यान रखेंगे। हाँ, यू ब्रिंग अ सोल, और आप उसके मेंटोर बनते हो उसको लाइफ फिगर आउट करने के लिए। तो जब लोग मुझे ऐसी बातें बोलते हैं तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज आप समझदार इंसान को समझा सकते हो, पर जिस इंसान को एक्सपोजर ही नहीं है आप उसको क्या बोलोगे। एंड दे फोर्स योरसेल्फ अपने ऊपर, अपनी एनर्जी, अपने थॉट के, हाँ, कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। ये अच्छा है। मुझे याद है किसी ने मुझसे अभी जब उन्होंने मुझे पूछा कि
तुम्हारी 2 बेटियां शादी कर देगी, उसके बाद तू क्या करेगी? मैंने कहा कि यार मैं इतना कमा रही हूँ कि तब तक मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूँगी कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँगी। हाँ। वर्ल्ड टूर में कहाँ धरो है? हाँ, हैं? यही यहीं बैठ, राम नाम ले, बुढ़ापे में तो रोम का नाम ले रहे आराम हैं। करियो। हाँ, आराम करियो। हाँ। आई वाज लाइक आई वांट टू गो आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वही मेरे लिए अब कैसे कहते हैं कि अब तक इतनी भाग दौड़ी करी है, आराम करियो। अब तो आराम, तब भी तू ऐसे ही घूमेगी। हाँ। एक बालक सा हो जाएगा, बालक एक बालक सा हो जाएगा, वाके फिर बालक होंगे, उन्हें संभालियो उन्हें बुढ़ापे संभालियो, में। हाँ। ऐसे ना, सो दिस इज अ थिंकिंग। पर क्या ही समझाएंगे उन्हें, क्योंकि उनकी अब मेरे पास भी एक क्वेश्चन आया था जब हम बचपन की बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है कि उन लोगों की सोच, जो भी पुरानी सोच है या जो भी रिस्क नहीं ले रहे हैं एक तरीके से, या बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है गांव में लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, खेती के चक्कर में बड़े लड़के को, दूसरे छोटे लड़के को बाहर नहीं जाने देते। पढ़ाई कॉलेज करा देंगे, या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाने देते कि जा गवर्नमेंट जॉब कर लियो, नहीं लग रही तो प्राइवेट जॉब के लिए तो बहुत ही रेयर है कि अरे खेती पड़ी है, खेती कौन करेगा, मैं ही कब तक करता रहूँगा, जो फादर फिगर होता है। तो अभी भी गाँव जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की पता है कि गवर्नमेंट जॉब का ये फ़ायदा है, या किसी का बच्चा देख लिया कि बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, उसको तो भेज देते हैं कि कर कोशिश, फिर भी खेती करवाएंगे। उन लोगों को जिनके पास बहुत सारी खेती की ज़मीन है और घर में एक लड़का है, 2 लड़का है, क्यों है उनकी ऐसी सोच? क्या रिस्ट्रिक्शंस है उनके पास? देखो, जब कहते हैं ना कि लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, मैंने ऑब्जर्व किया लड़कों पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। मेरे भाई को भी इक्वली बोला गया कि तू इधर मत जा, उधर मत जा, सरकारी नौकरी वाला माइंडसेट। सरकारी वाला। आज भी मैं जब यूथ से लोगों से बात करती हूँ, जब मैं उनको बताती हूँ कि मैंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है, तो काफ़ी यंग लड़के मुझे बोलते हैं कि मैडम हमें भी फौज में जाना है और मेरे लिए तो इज्जत का सवाल है। तो पूछती तुम्हारे लिए इज्जत? कहते हैं मैडम भर्ती नहीं हुई ना इस बारी। मतलब कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पे एक लड़का फौज में ज़रूर जाएगा, बहुत अच्छी बात है अपने देश की सर्विस के लिए, बट वो देश की सर्विस के पर्पज़ के लिए नहीं भेजते, वो इसलिए भेजते हैं कि उसके जो पर्क्स प्रिविलेजेस आएंगे वो फैमिली एंजॉय करेगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि लड़कियों के पास तो फिर भी ऑप्शन होता है ना कमाने का। ठीक है, वी हैव अ चॉइस। लाइक जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ। आजकल ज़माना बदल गया है, बहुत लोग जो आई थिंक बहुत मॉडर्न हो गए हैं, वो शायद इस बात को ना समझ पाएँ। पर लड़कियों के पास गांव वाले एरियाज़ में या कंजर्वेटिव एरिया में, लाइक मेरे पास अगर मैं आज की अपनी बात करूँ, और मेरे अपना बिजनेस चल रहा है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा अपना फिटनेस का बिजनेस चल रहा है, आई एम अर्निंग, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम डूइंग वेल। बट आज की डेट में अगर मैं ना कमाना चाहूँ तो मैं ना कमा के बैठ सकती हूँ, और सबके पास ही होता है। बट अगर मेरे हस्बैंड ये जॉब छोड़ देंगे ना, तो उसके बाद जो उन पे लांछन लगेंगे, बीवी के पैसे पे पड़ा हुआ है, खुद कुछ नहीं कर रहा है, अंदर से भी फील होता है लड़के को, बिकॉज वो माइंडसेट कंडीशनिंग ऐसा बना रखा है कि लड़के का कमाना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रेशर में लड़के कई बारी जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फैमिली बोलती है गवर्नमेंट जॉब कर, फैमिली बोलती है ये कर वो कर, क्योंकि लड़के के ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे कमाना है, मुझे फैमिली को देना है ना। और लड़की के ऊपर प्रेशर है कि उसको कमाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, कि तुझे शादी करनी है, तुझे घर बैठना है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस सोसाइटी ने डिसाइड कर रखी है कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी। उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम क्या करना चाहते हो। जो ये देखो, इसी तरीके से लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारी कास्ट क्या है, ठीक है, तो मैं कई बार बोलती हूँ कि यार भाई तुम अपने गुड कर्मों से जाने चाहोगे, मेरी कास्ट से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही हूँ, मैं आपको कोई सर्विस प्रोडक्ट दे रही हूँ, तो वो क्या आप मेरी कास्ट पूछ के मुझसे लोगे, है ना? नहीं ना। तो इसी तरीके से जब कोई काम या जॉब हो रही होती है ना, तो उसमें ये पूछ के नहीं लेना भाई तुम लड़का हो लड़की हो, कैपेबिलिटी पूछ के लेना है। तो अगर एक लड़का है एक लड़की है, अगर वो लड़की 21 मिनट में 5 किलोमीटर भाग पा रही है और लड़का नहीं भाग पा रहा, तो कौन कैपेबल है, लड़का की लड़की? लड़की। या राइट। अभी उसी तरीके से नॉट एवरी गर्ल इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, नॉट एवरी बॉय इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय फिजिकली। तो डिमार्केट कर देना कि सिर्फ लड़का ही करेगा या लड़की ही करेगी, दैट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड, है ना। अब कोई लड़की है जिसको कुकिंग में भाई ढेला इंटरेस्ट नहीं है, मेरे जैसी, ठीक है, तो कुकिंग से डर लगता है आपको? आई एम अ सर्वाइवल कुकिंग टाइप पर्सन। हाँ, मैं भूखा नहीं मरूंगी, ना मरने दूंगी। दाल रोटी चावल सब आता है, स्प्राउट पे जिंदा रह लूंगी। स्प्राउट भी नहीं, दाल रोटी बेसिक्स मुझे खाना बनाने के आते हैं, बट मैं कोई इतनी शौकीन नहीं हूँ भाई किचन में जाऊँ और पकवान ट्राई करती रहूँ, ठीक है। मैंने सर्वाइवल के लिए कुकिंग सीखी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग में। वहीं पे कुछ लड़कियां जिनको बहुत इंटरेस्ट है, बिल्कुल। दूसरी तरफ मेरे माई हस्बैंड इज मोर इंटरेस्टेड इन कुकिंग देन मी। हाँ, तो कितनी बार ऐसा होता है वो सलाद काट के ये ऐसे बना के, यार मैंने ये बनाया तुम खाओ, मैं खुश हो जाती हूँ, है ना। ये चाहिए था। हाँ, ये चाहिए था। आई वांटेड अ हस्बैंड लाइक दिस ओनली। सो अब जब लड़कों को कुकिंग करना ज़्यादा पसंद है, तो आप उसको बोल दो तू कहाँ बावर्ची बनेगा। हाँ, ये तो लड़कियों के काम होते हैं, है ना। बट अब तो स्टीरियोटाइप्स काफ़ी ब्रेक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर जैसे लड़कों में बात करता है, वो अगर लड़कों में भी अभी कोई लड़का ये नहीं बता सकता कि ये मैं बना के लेके आया हूँ या मैंने बनाए थे, क्योंकि पता है उसने बोला
और अगली सेंटेंस पे कि अब ये क्या काम कर रहा है तू। यही नहीं, छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं बात हाँ। बताऊं, मेरे जो नेफ्यूज हैं, मेरे भाई के जो लड़के हैं, वो हाँ। दोनों मेरी बेटी के साथ किचन सेट से खेल रहे थे। तो उनको इससे करने को मिल गया, ए तू बड़ा होके ये खेलेगा, जब अपनी गाड़ी से खेल। भाई उसको अच्छा हाँ। लग रहा है किचन सेट से, तुम खेलने दो ना। तुम क्यों बच्चे के माइंडसेट और कंडीशनिंग पहले ही कर रहे हो कि भाई तुझे ऐसे करना है। True. ठीक है, लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, कुछ लड़कियों को पिंक कलर का पसंद होता है, सबको नहीं होता है। हाँ। तो इसलिए प्लीज पिंक को एक जेंडर कलर मत बना दो। ओके, कुछ माय हस्बैंड वेयर्स अ पिंक कलर टी शर्ट, ही लव्स अ पिंक कलर एंड ही इज वेरी मैस्कुलिन, यू हैव सीन हिम, यू नो हिम, राइट? सिंघम वाला लुक है उनका। Yeah, so if he wears a pink, it doesn't mean कि वो लड़का बन गया। मुझे पर्सनली ब्लू कलर पसंद है, बट आई एम ऑल्सो फेमिनिन, सो इसका मतलब ये है कि मैं लड़का हो गई। तो कलर की चॉइस तो इंडिपेंडेंट रख सकते हैं इंडिपेंडेंट, ना। जिस हाँ। तरीके से कलर की चॉइस इंडिपेंडेंट है, करियर की चॉइस भी इंडिपेंडेंट होती है। हाँ। एंड इट शुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज, नॉट ऑन योर जेंडर, योर कास्ट, योर रिलीजन। ठीक है, अब लोग ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन अबॉलिश हो जाना चाहिए। भाई पहले दिमाग से तो रिजर्वेशन निकालो। हाँ। स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन कि तुम्हारी कौन सी कास्ट है। हाँ, हाँ, बहुत लोग नहीं निकल पा रहे नहीं इसी निकल से। पा रहे। तो जब तक वो दिमाग से रिजर्वेशन नहीं निकलेगा, वो रिजर्वेशन अलग से कैसे निकलेगा? तो इसमें रिजर्वेशन वाली सीन है, जब हम स्वीट्स लेने जाते हैं किसी अच्छी दुकान पे, अगर उसके आगे अग्रवाल स्वीट लिखा दिख जाए या मतलब कुछ ऐसा सरनेम जो बीकानेर स्वीट, तो हम कहते हैं हाँ इसकी बढ़िया होगी। हाँ। और वहीं पे ही सिंह स्वीट या इस टाइप से, क्या अरे सिंह लिख वो रखा नाम है। चलते आ रहे हैं हाँ, बहुत टाइम से तो ना। इसलिए वो लोग परसेप्शन बना लेते हैं। ऐसे ही बार्बर्स का भी है कि अगर खान लिखा है तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे जोक भी आए थे तो पीछे। हमारी कंट्री का तो गवर्नमेंट भी तो कास्ट सिस्टम पे ही चलती है। भाई अपनी कास्ट का नेता खड़ा होगा तो उसको तो वोट वोट देंगे, नहीं देंगे। तो वोट ही नहीं देंगे। तो वो तो दिमाग से निकलना मुश्किल अलग ही है। लूप है। लेकिन मेरा वो क्वेश्चन था कि जब जैसे गांव में अब तो थोड़ा मॉडर्निटी आ गई है, इंटरनेट आ गया है, लाइट आ गई है, जो गांव शहर से लगे हैं ना, वो सही है। मतलब वो भेजते हैं कि चल तू कोचिंग करिया, थोड़ा टाइम दे देंगे, वहाँ रुक ले। लड़की को भी भाई के साथ भेज अब देंगे। तो बहुत चेंज आ गया है। हाँ, लेकिन अभी भी एक टाइम के बाद ऐसा कर देते हैं कि शादी करनी जरूरी है, लड़की की भी लड़के की भी। तो वो क्यों नहीं, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि कैसे वो बदलेगा? या तो उन्हें शहर में शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये भी बड़ा उनके लिए ट्रॉमेटिक है, पेरेंट्स के लिए या जो उस जनरेशन के लिए जो इतनी पुरानी चली आ रही है या उन वैल्यूज़ के साथ चली आ रही है जिन्होंने हमें बनाया, उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक है कि उनको बोलो कि तुम मॉडर्न तरीके से रहा करो। लड़कियों को अपनी जो तुम्हारी जो मतलब जो औरतें हैं उनको वॉक करने भेजो, उनको ये करने भेजो, और आदमियों से थोड़े दिन संडे को काम करवाया करो। तो इतना एकदम से उनकी लाइफ चेंज कर देंगे तब भी वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनको आई थिंक हमें ना कोई रूल्स रेगुलेशन सिर्फ वही फॉलो करो जो सरकार ने लिखित में बनाए हैं। ठीक है, कि क्राइम मत करो। आप रेड लाइट तो पास कर देते हो, हाँ, हीरो ज़्यादा बनते हो, अपने घर में जाके बीवी को बोलते हो इस से नहीं जाएगी। आई से रूल वो फॉलो करो जो सरकार ने लिखित में दिए गए हैं। ट्रू। ठीक है, और अपने जो बाउंडेशंस और रूल्स रेगुलेशन आपके दिमाग ने, आपके किसी पूर्वज ने आपको सिखाए हैं, उनको जबरदस्ती दूसरों पे मत थोपो। हाँ। ठीक है, अगर कोई लड़की घूंघट में रहना चाहती है अपनी फ्री विल से रहो, बट अगर कोई लड़की नहीं रहना चाहती, व्हाई आर यू फोर्सिंग हर टू डू दैट? ठीक है, सिमिलरली जो एज का डिमार्केशन है कि 18 साल में शादी कर लो, 21 साल में कर लो, वो उस जमाने में कही गई थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। पहले रीजन था कि इन्वेडर्स आ गए थे हमारी कंट्री के अंदर। जब इन्वेडर्स आए थे तो लड़कियों को वो दे यूज्ड टू रेप देम एंड किडनैप। तो एक लड़की को शादी हो जाने के बाद क्या होता था कि उसका पति उसका प्रोटेक्टर बन जाता था, क्योंकि फादर तो उस रीजन से शादी जल्दी होने लगी, लड़कों की भी लड़कियों की भी। ठीक है, अब क्या है, लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, और शादी एज देख के नहीं होनी चाहिए। शादी तब होनी चाहिए जब आप मेंटली तैयार हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। मजाक है क्या शादी करना? मैंने लोग देखे हैं छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते। मैं बोलती हूँ शादी और बच्चा तब करो जब आप उसके लिए मेंटली तैयार हो। हाँ, तो अब शादी के टॉपिक से घूम के फिर आपके पास आते हैं हम। क्योंकि आपने कहीं पे बात बोली है कि अब क्योंकि जब आप शायद कॉलेज से पहले की बात है या कॉलेज तक की बात है, आप कॉलेज तक तो मतलब इस शहर में ही थे, पढ़ाई शहर में करी, तो कॉलेज भी आप चले गए होगे। कॉलेज में आए थे, आई वाज इन हॉस्टल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो कॉलेज में आए थे, ये ख्याल कि अब इसके आगे मुझे अरेंज मैरिज तो करनी नहीं है, ये ख्याल कब आया था आपको कि अरेंज मैरिज नहीं करनी है मुझे? तो ये ख्याल कब आया? तो मैंने ना अपनी फैमिली में ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे जहाँ पे मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, दूसरी बातें मैं अपनी कम्युनिटी के ऐसे बहुत लड़कों से मिली
जिन्होंने मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास दिला दिया कि ओह गॉड आई कैन नॉट गेट अरे मैरिड। थोड़ा हमें झलक दीजिए प्लीज वहाँ मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना वो कमेंट बॉक्स में आके खूब गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे उस टाइम के। या आज तो मॉडर्न हो गए वो, दोस्त कास्ट आजकल तो के वहीं ज़माने का ही यू है। नेवर नो, यू नो मैंने हाँ। देखा है इंडिया के अंदर जैसे ही कास्ट कम्युनिटी की बात आती है तो हाँ, लोग बहुत जल्दी जज्बाती ट्रिगर हो हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि शायद मैं ये नहीं बोल रही कि सब एक जैसे होते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर गुड पीपल, उस टाइम में अच्छे भी होंगे, पर आपको जो अच्छे भी लड़के होंगे, मिले पर शायद मैंने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो शायद इतने अच्छे नहीं थे। या जो रिश्ते आ रहे थे उस टाइम पे। हाँ मतलब मेरे दिमाग में मुझे वही रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, हाँ मुझे याद है कि मैंने अपनी किसी एक लड़के से बात करी अपनी कम्युनिटी के, एंड आई थॉट कि ओके फाइन लेट्स गिव इट अ ट्राई, बिकॉज चलो अरेंज से अच्छा ये है कि किसी से सहज, हाँ, मतलब दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती फिर हो उसके जाए। बाद। और मुझे लगता है ओह गॉड, एंड ही टोल्ड मी कि तू स्लीवलेस नहीं पहन सकती है। हाँ स्लीवलेस नहीं पहनना, पहली मीटिंग में ही 2-3 बारी बात करने, जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। इज लाइक कि स्लीवलेस पसंद नहीं है, स्लीवलेस हमारी लड़कियां नहीं पहनती हैं, हमारे घर में नहीं चलता। हाँ। फर्स्ट क्रॉस। देन टेलिंग मी कि तुम अपनी इतनी दोस्तों के साथ इतना क्यों घूमती हो, लड़कियों को इतना नहीं घूमना चाहिए। अनदर क्रॉस। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, रेड फ्लैग लाइक हाउ इज लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे कंट्रोल नहीं किया, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल मी इवन व्हेन देयर इज नथिंग राइट। एंड गिविंग मी एग्जाम्पल्स, हमारी कम्युनिटी में तो ऐसा होता है, हम ये हम वो, हम तो ये वो सेल्फ बूस्टिंग अननेसेसरीली, ठीक है। विच वॉज लाइक मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने आप को खो दूंगी, एंड मैंने कहा कट ऑफ। इफ़ अ राइट पर्सन हैज़ टू कम इन टू माई लाइफ, दैट पर्सन विल कम ऑन इट्स ओन, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव हो, ठीक है। एंड देन इसमें एक पॉइंट आता है ना कि ये इसमें मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट कि आपकी जो आपको लड़के मिले ऐसा होता है, ऐसे भी लड़के सोसाइटी में हर तरफ हर जगह होते हैं, राइट। इट्स नॉट अबाउट वन कम्युनिटी। और जैसा आपके पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ लड़की, वैसी भी लड़कियां मिलती हैं, लेकिन जब लड़कियों को अंदर से अट्रैक्शन होता है किसी भी लड़के के लिए, तो बोलते नहीं है कि टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट्स, तो वो उसमें अट्रैक्शन में आ भी जाती है। देखो अ सेटल्ड वुमन विल नेवर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टॉक्सिसिटी। जिसको अपने बारे में अपना पता है, यंग एज में हम गलतियां सब करते हैं सारे, एक अट्रैक्ट, देखो सी व्हेन यू आर इन द टीन एज आपको एक अट्रैक्शन होने लग जाता है, फिजिकल अट्रैक्शन। बाय द टाइम यू विल रीच माय एज यू विल बी वेरी सॉर्टेड, लाइक आई टेल एवरीवन बाय 38 शादी का सीन, जब जिस टाइम में आप शादी के लिए तैयार सोच रहे थे कि एटलीस्ट लेट मी गिव अ शॉट, कि मैं देखती हूँ क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। उस एनी केस शादी तो मुझे करनी नहीं थी जब तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ना आए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर थी अपने दिमाग में, ठीक है। मतलब चाहे मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ या मेरे को किसी के लिए फीलिंग्स भी है, इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर दैट बोथ ऑफ अस हैव टू बी ऑन आवर फीट। हमारे बैंक अकाउंट में अपने अपने पैसे होने चाहिए, और उसके बाद ही हम आगे काम करेंगे। हाँ तो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सजेशन क्या देना चाहोगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी रिलेशनशिप शादी के लिए अपने आप में या अपने पार्टनर में क्या माइंडसेट ढूंढने की कोशिश करें? आई थिंक इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। पहले तो राहुल मैं बोलूँगी डिपेंड करता है। किसी लड़के को चाहिए होगा कि यार मैं चाहता हूँ कि एक लड़की जो मेरे घर का ख्याल रखे। कोई लड़की ये चाहेगी कि मैं चाहता हूँ एक ऐसा हस्बैंड जो कमाए और मुझे चिल मारने दे, मेरे को बस शॉपिंग करनी है, मुझे पति का पैसा चाहिए, ठीक है। तो अगर दो जने आपस में ऐसे मिल जाए तो चिल। लड़के को चाहिए कि लड़की काम ना करे, वो घर पे रहे। लड़की को चाहिए मुझे काम करना ही नहीं, मुझे तो तेरे पैसे पे ऐशी करनी है, एंजॉय, वो कंपैटिबिलिटी हो गई। बट इफ़ यू आर समवन हु इज एम्बिशियस और जो चाहते हैं कि उसकी लाइफ में जो लड़की आए वो भी इक्वली इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज मेरे हस्बैंड मुझे ये बोलते हैं कि यार मेरे को तो ना बड़ा प्राउड फील होता है जब लड़कियां गाड़ी चलाती हैं, है ना। या मुझे इतना, मैं तो कभी से मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई गॉट मैरिड टू यू। मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते हैं, तो बोलते हैं इसलिए कि मुझे पता है कि यार अगर मैं घर से बाहर भी हूँ ना, ये देख लेगी, ये कर लेगी सेटल, ये इधर भी चल जाएगी उधर भी चल जाएगी। शी कैन हैंडल पीपल, शी कैन हैंडल एवरीथिंग, ही इज़ नॉट स्कैर्ड। लाइक ही इज़ लाइक अगर मैं कहीं पे भी हूँ, ही नोज़ कि मैं तो किसी को घूसे मार के भी कुछ करा लूँगी। सो ही इज़ वेरी चिल्ड आउट इन दैट एस्पेक्ट। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी लेडी चाहिए जो आप ही की तरह अपने घर को इक्वली संभाल पाए, देन यू शुड बी अ पर्सन, अ मैन हु इज़ प्रोग्रेसिव इनफ, जो उस लेडी को पहले तो ये समझे कि ये मेरी तरह इक्वली पावरफुल और स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप उसको वो स्पेस दो जहाँ पे आप उसको हर वक्त ये ना बोलो कि मेरे पीछे चल, उसको ये भी मत बोलो कि मेरे साथ चलो, उसे धक्का मार के आगे कर दो। बिकॉज सोसाइटी ने लड़कियों को पहले से इतना खींच रखा होता है ना, वो खुद ही डरती हैं, वो पति के पीछे पीछे रहती है, उसको धक्का मारो, चल आगे, तू मेरे आगे जा। लाइक मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, जैसे किसी से कोई कॉन्वर्सेशन या कुछ होता है, वो मुझे आगे खड़ा कर देते, तुम बोलो, तुम लड़ो। तो लाइक मेरे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो? सो ही इज़ लाइक ही पुशेज मी हार्ड। मेरे फादर ने मुझे पुश किया, मेरे ब्रदर, मेरे ग्रैंडफादर, दे ऑल पुश्ड मी हार्ड टू गो फर्दर। तो
ये मैं सिर्फ यंग लड़के लड़कियों को ये बोलूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंसान चाहिए, सबसे पहले तो खुद स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है। अगर आप खुद ही कुछ नहीं करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा बंदा है, तो आप उसको अट्रैक्ट ही नहीं करोगे। हाँ, एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। एनर्जीज अट्रैक्ट। आई थिंक जब मैं एक यंग थी तो मैं ऐसे लड़कों को क्यों अट्रैक्ट कर रही थी जो ऐसे थे, क्योंकि मेरी एनर्जी शायद डाउन थी उस टाइम पे। द मोमेंट आई हाइटेंड माई एनर्जी, मैं उस ऑरा में आ गई जहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग बन गई, मेरे ओपिनियंस हो गए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई, मेरे पास अपना पैसा था, आई अट्रैक्टेड माई हस्बैंड, यू नो। एंड आई ऑलवेज आई एम वेरी ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे फॉर द फैक्ट दैट आई गॉट दिस मैन इन माई लाइफ. He is so empowering. My husband is like one of the best man. I always say that he's नजर the न लग best. जाए आज उन्हें कहीं. Touch wood, thu, whatever. So I always say, and I think नजर नहीं लगेगी. हाँ. क्यों नहीं लगेगी? His energies are so high. हाँ. You know, नजर से बचने का मैं सबसे सही तरीका बताती हूँ. आपको कोई काले धागे पहनने की जरूरत नहीं है. आपको अपनी वाइब्रेशंस और एनर्जी इतनी हाई रखनी है कि छोटी एनर्जी आए और फुस वापस ही चली जाए. ठीक है. नजर तब लगती है जब आप एक वीक स्टेट में होते हो. हाँ. यू नो, जब आपकी एनर्जी बहुत लो है, आप बीमार हो, आप मेंटली टेंशन में हो, आप हर वक्त दुखी रहते हो, आप एडिक्शंस में जी रहे हो, दैट्स द टाइम जब लोगों की बुरी नज़र आके आप पे अट्रैक्ट करती है. अगर आपका सक्सेस कोई पे बुरी नज़र नहीं लगा सकता अगर आप अपने हाइटेंड एनर्जी में हो. डेली साधना करो, डेली पूजा पाठ करो, मेडिटेट करो. True. भगवान कृपा इतनी रखेगा, नज़र भाग जाएगी अपने आप. और दूसरा इट डिपेंड्स कि क्योंकि जैसा आपकी अपब्रिंगिंग है ऐसी उनकी भी अपब्रिंगिंग है, और वो अपब्रिंगिंग से ही उनकी एनर्जी बोलो या उनका फोकस बोलो, माइंडसेट बोल दो, वो अलग ही स्टेट पे रहा है. अगर वो नहीं होता, अगर उनकी अपब्रिंगिंग नहीं होती, तो वो उस वैल्यूज़ को नहीं आपके सामने ट्रांसफर कर पाते. एंड आई गारंटी यू द फैक्ट दैट अगर वो पॉडकास्ट में आज यहाँ बैठे होते तो वो मेरी अच्छाइयाँ कर रहे होते. हाँ. आई गारंटी यू दैट बिकॉज इट्स सेम. और ऑल्सो जैसे आपने यंग एडवाइस देने को लिए बोला, इफ़ यू अगर आपको अपने पार्टनर से कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो पहले खुद कॉम्प्लीमेंट देना सीखो. वो तो है, वो तो हर केस में. आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपका हस्बैंड ही आपको बोले बड़ी प्रिटी हो, बड़ी अच्छी हो. तो मेरा हस्बैंड मुझे बोलता ही नहीं है दैट यू लुक गुड और व्हाट. हैव यू एवर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज लुक कि वो कैसे लगते हैं, है ना. लाइक कुछ दिन पहले ही मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे हस्बैंड ना मुझे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, तुम ग्रेटफुल नहीं हो. तो मैंने बोला कि वो आपसे इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप एक्चुअली में शायद ग्रेटफुल नहीं हो. कन्वे करो, उनको बोलो दैट आई एम रियली थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स विच यू डू. बिकॉज ऐसी स्टेटमेंट्स एक फीलिंग ऑफ वॉइड और वांट से आ रही हैं. और अगर आपका पार्टनर आपको कुछ कह रहा है ना, तो उसको कभी नेगेट मत करो. अगर आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि मुझे वो प्यार फील नहीं हो रहा है, तो गुस्सा नहीं होने की जरूरत. मैं तो तुझे इतना प्यार करता हूँ, तुझे प्यार. अगर वो बोल रहा है तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग. देन यू नीड टू स्पीक एंड टॉक. तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट फॉर दैट पर्सन, एंड डोंट लुक फॉर दैट पर्सन. अपने आप आ जाएगा. ट्रू. तो हम कॉलेज में थे, आपको अरेंज मैरिज नहीं करनी थी, आपने अटेम्प्ट किया, देखे कि लेट्स सी क्या ऑप्शंस क्या एक्सप्लोर करते हैं कि इधर भी क्या हो रहा है, अरेंज मैरिज में भी क्या हो रहा है. फिर वहाँ आपको नहीं आया, नहीं जमी बात, फिर क्या बोला आपने कि तो मैं ना जज बनना चाहती थी. तो मैं जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी. तो मेरी क्लास में ही मेरे हस्बैंड पढ़ते थे, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर. मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनिशियली एकदम से हमारा लव अफेयर शुरू हो गया. हम बात करते थे, एंड समहाउ ही वाज सो एम्बिशियस मैन. ही वाज लाइक मेरे को जज बनना है, मेरे को ये पढ़ना है. वो पढ़ाकू टाइप का बंदा. मैं अपने लॉ की टॉपर थी, मैं भी पढ़ाकू टाइप की, मैं भी पूरी डेडिकेटेड वहाँ पढ़ने गई हूँ. तो हम दोनों की बात होनी शुरू हुई. एंड पहली बात क्या हुई थी? तो देखो बात क्या हुई थी, इट वॉज अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस अबाउट हिज गर्ल्स in his life. So all these girls were very controlling. Okay. I had this past experience of my family and boys in my life, and all of these boys and family was very controlling. ये नहीं करना, वो नहीं करना. मैच कर गए आपके. तो हम दोनों ने जब बात की तो मैंने बोला कि यार पार्टनरशिप क्या होती है, लाइक मैरिज क्या होती है. मैरिज इज व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट हमारी शादी तो हो गई है, पर दूसरा बंदा एट द एंड ऑफ द डे एक इंडिविजुअल है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन एज एन इंडिविजुअल. ट्रू. ठीक है. तो इफ़ अगर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, तो एज अ वाइफ इट्स नन ऑफ माई बिजनेस. आई शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग कि हर वक्त दोस्तों के साथ रहते हो. भाई एक स्पेस उनकी लाइफ का उनके दोस्तों के लिए होगा, और वो एक स्पेस मेरे लिए होगा. वो दोनों या तो कंबाइन हो सकते हैं, नहीं हो सकते. सिंपल, राइट. और अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, तो ही शुड नॉट बी बॉदर्ड ये किसके साथ जा रही है, राइट. हम दो इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स विद देयर ओन एस्पायरेशंस, एम्बिशंस. हम इकट्ठे मिलके एक एम्पायर क्रिएट करेंगे. तो दैट वाज द गोल. इट वॉज नॉट अबाउट तू मुझे कंट्रोल, मैं तुझे कंट्रोल, तो एक साथ रहेंगे. तो आई थिंक वो मैच हुआ,
और उसके बाद पहली बात ये नहीं हुई थी, लेकिन पहली बात अपने पंगे बता रहे थे, फिर आपने अपने पंगे बताए, या आप बाद में खुली है वो पहले खुले? हम जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे. ठीक है. इट वाज नॉट अबाउट कि मैंने पर कहाँ मिलते थे? हाँ. कैंटीन? मुझे थोड़ा मसाला वी चाहिए. वर स्टडीइंग. तो जैसे क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले जब वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनके पीछे बैठी हूँ, तो कॉन्वर्सेशन हो गया. ठीक है. क्लास के बीच में, ब्रेक्स के बीच में, फिर धीरे धीरे हमने बाहर मिलना शुरू करा, एक दूसरे के साथ कॉफी पे गए, किसी फ्रेंड की धीरे धीरे होता है कुछ, तो कोई तो अप्रोच करता है. उन्होंने करा था, आपने करा. He approached me for that क्यों matter. नहीं? Yeah, he did. So he approached me and you know सबसे funny बात I'm telling him, he might जब मैं घर जाऊँ वापस और ये पॉडकास्ट लाइव हो तो मुझे बोलेंगे क्या बोल क्या गई. तो बट जब हम बात काफ़ी हो चुकी थी हमारी, उसके बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि आई वॉन्ट टू मैरी यू. सो मैंने बोला इतनी जल्दी, हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू मैरी मी? देन ही सेड दैट क्योंकि तुम रीता भी हो और सीता भी हो. अरे क्या बात. एंड आई लाफ्ड सो बैडली बिकॉज़ वी वर यंग. सो इज लाइक रीता भी सीता भी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कहते तुम घर में सीता बन जाओगी और बाहर जाके मेरे साथ रीता बन जाओगी, तुम उस टाइप की लड़की हो, क्योंकि तुम मेरे घर में बिल्कुल फिट होती हो. लाइक जैसे वैल्यूज मेरे फादर मदर, मेरी भाभी, और मेरी भाभी तुम्हें बहुत पसंद करेगी. दिस इज व्हाट ही सेड. तो एक तो हिट कर गई ये बात ना, जब कोई लड़का किसी लड़की को बोल दे, इतना यूनिक. हाँ यूनिक. तो कोई लड़का किसी लड़की को ये बोल दे कि यार तू हमारी फैमिली तुझे बहुत पसंद करेंगे. देन ही सेड और जब हम बाहर घूमने जाएंगे तुम बिल्कुल मस्त मेरे साथ एंजॉय करोगी, रीता बन जाओगी. लाइक सो इज लाइक ओके फाइन. मैंने सीरियसली नहीं लिया. इसको कॉपी कर सकते हो गाइस आप लोग, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट जनरेशंस के लिए. हाँ बिल्कुल. बट आई थिंक लड़कियां भी देख रही होंगी, उनको पता लग जाएगा ये टैगलाइन आ रही है. कोई बात नहीं. लड़कियों प्लीज आप ऐसा रिएक्ट करना कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं था. बट पर बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने. पर इसके आगे शादी, क्योंकि अलग पंगे. वी वर इंटरकास्ट. ओके, हमारी कास्ट सेम नहीं है, तो क्योंकि आपको अरेंज नहीं करनी थी, तो भगवान ने सुन ली आपकी. या मुझे बिल्कुल भी अरेंज मैरिज नहीं करनी थी, भगवान ने सुन ली. बट एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रगल्स हुए, बहुत. लाइक लिटरली घर वाले नहीं मान रहे थे. उनके घर की तरफ कोई परेशानी नहीं. इस टाइम तक जॉब नहीं लगी थी, सिर्फ आपके पास लॉ डिग्री थी. हाँ लॉ डिग्री थी हम दोनों के पास, हम दोनों की जॉब नहीं लगी थी. बट हम शादी करना भी नहीं चाहते थे उस टाइम. हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, और बात सिर्फ इतनी थी कि कभी अगर हम शादी करेंगे तो यू विल बी द पर्सन एंड आई विल बी द पर्सन. हम दोनों को ये नहीं था कि अभी शादी करा दो. प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, और मेरी फैमिली में रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया अभी 21 साल की हो गई, अब उसको बुढ़ा करके शादी करोगे क्या इसकी? क्योंकि 21 साल की थी तब मैं, हमारी बातें 21-22 साल की. तो बहुत प्रेशर आया सोसाइटी से. लोग बातें बताने लग गए, अजीब अजीब बोलने लग गए कि इसका कहीं चक्कर चल रहा है, शायद इससे शादी नहीं हो रही है. तो मेरे पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो गए थे सुन के. मेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी की, उनके तो बच्चे भी हो गए थे. ठीक है. तो फिर इतना प्रेशर था कि एक रिश्ता, 2 रिश्ता, 3 रिश्ता, फिर ये भी बोलते हैं ना कि और कोई नहीं बताएगा रिश्ते, यही करते. हाँ, तो कोई लड़का नहीं मिलेगा इतना अच्छा. हाँ, इसके बाद तेरी एज हो जाएगी, सारी बुआओं ने रिश्ते बताने बंद कर दिए. राइट. तो और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मेरी कुछ क्लास के लड़के मेरे लिए रिश्ते भेजने लग गए थे. लाइक तो बहुत प्रेशर था, मेरे ऊपर ऐसे डाउट होने लग गए थे कि अच्छा ये मतलब सच तो नहीं है जो हमें सुनने में आ रहा है इसके बारे में. सो पर मेरा गोल हमेशा से बिल्कुल क्लियर था. शादी वॉज नॉट माई मेरी लिस्ट में कहीं पे था भी नहीं शादी. आई वॉज टॉकिंग टू माई हस्बैंड ओनली फॉर द फैक्ट दैट हिज एंड माई एनर्जी मैच. उनके दिमाग में या मेरे दिमाग में कहीं नहीं था कि हम दोनों को भी शादी करनी है. हम दोनों बात ही ऐसे करते थे, अच्छा तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम पढ़ रहे हो, हम दोनों को ये बनना है एक साथ. हाँ ऐसे सिस्टम था. तो हरियाणा जुडिशरी के फॉर्म निकले. मैंने एक बार फॉर्म फिल किया, मेरा प्रिलिमिनरी में नहीं हुआ क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी. तो सेकंड टाइम फॉर्म ही नहीं निकला बिकॉज उस पर कोर्ट केस हो गया उस एग्ज़ाम के ऊपर. उसके एग्ज़ाम पे ये कोर्ट केस हो गया ये बोल के कि कुछ चीटिंग थी, कुछ था, ऐसे था. कैंसिल हो जाते हैं. हाँ, फिर दिल्ली का पेपर नहीं निकला, ये नहीं. और मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, शादी करो शादी करो. खतरनाक सिचुएशन. मैं ऐसी दुविधा में फंस गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या. खाना नहीं खा पाते हो आप तो. बहुत बुरा हाल. मैं पढ़ रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, पर एग्जाम का फॉर्म नहीं निकल रहा है. ठीक है. और ऊपर से घर वाले बोल रहे हैं शादी कर ले. और यहाँ तक आ गई बात कि उन्होंने बोला एक काम कर, तू शादी कर ले, तेरी किसी वकील से शादी करा देते हैं, तू शादी के बाद पढ़ती रही हो. अब फिर बोलोगे बच्चा कर ले, बच्चे के बाद पढ़ लियो. मैंने जिंदगी बर्बाद. आई डिसाइडेड कि पहले कुछ करूँगी, पैरों पे खड़ी होंगी, बिकॉज इट वॉज नॉट फॉर सोसाइटी, इट वॉज फॉर मी. मैं खुद अब चाहती थी कि मैं खड़े हूँ, कुछ बनूँ. तो इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़. तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हमने घर पे, मेरे ब्रदर और मेरे लिए मेरे पापा ने लगा रखा था क्योंकि सरकारी नौकरी, वो छोटा वाला. हाँ सरकारी नौकरी. हाँ. तो आर्मी का नोटिफिकेशन उसमें देखा, जैग एंट्री फॉर लेडी ओनली. लाइक उस टाइम पे एंट्री सिर्फ विमेन के लिए निकली. लिमिटेड सीट्स थी कुछ उस टाइम पे. एंड मैंने वो फॉर्म देखा और मुझे लगा वाओ, इंडियन आर्मी में भी जैग ब्रांच है, यानी कि इंडियन आर्मी के अपने अलग कोर्ट होते हैं और वहाँ पे जाके कोर्ट मार्शल्स होते हैं, तो मैं वो कर सकती हूँ. तो मैंने अपने फादर को दिखाया और डिवाइन प्लानिंग आप बोलोगे,
उसी दिन मेरे पापा के एक दोस्त घर पे आए क्या बात है? और उन्होंने बोला कि भाई साहब आप गुड़िया को जैक ब्रांच में क्यों नहीं भेजते हो? सेम चीज़ उन्होंने बोली। And आपने he- सोचा और हो गया शाम। हाँ, एंड उन्होंने मेरे पापा को कन्विंस किया कि हाउ जैक ब्रांच इज़ अ गुड ब्रांच, इंडियन आर्मी में जाएगी लड़की, वहाँ लीगल ऑफिसर बनेगी। मैंने फॉर्म फिल किया, एसएसबी के बारे में एस नहीं पता था क्या होता है, कि एसएसबी में क्या आता है। तो मेरे अंकल थे, उन्होंने कुछ 25 साल पहले एसएसबी दिया था। तो किसी ने मुझे बताया कि भाई उन्होंने फ़ौज के लिए ट्राई किया, तो उनसे बात करो। दूर दूर तक रिश्तेदारी में कोई फ़ौज में ऑफिसर नहीं। जवान बहुत थे, सिपाही वो सब थे, पर किसी को एसएसबी का नॉलेज भी, वो भर्ती के थ्रू, रैली के थ्रू भर्ती हुए थे वो लोग। तो मैंने भाई फ़ोन अंकल को पूछा कि क्या करना है। उन्होंने अपने 25 साल पुराने कोई नोट्स मुझे ला के दिए। तो कहते एसएसबी सेम होता है, और वो नोट्स ऐसे थे कि उनके जो पन्ने थे वो भी फट के अजीब से पुराने हो गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें क्या करना है। मैंने उन नोट्स को बंद किया, साइड में रख दिया, क्या करना है। फिर मैंने इंटरनेट पे नया तब इंटरनेट आया था, मेरी फ्रेंड के घर में कंप्यूटर था, हमारे घर पे ऐसे था भी नहीं। तो मैंने फिर सर्च किया और मैंने पता किया एसएसबी 5 दिन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट डे आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट ये सब होगा और आपको ऐसे जाना है। तो मैंने कहा अब तो देख ही जाएगी। मैंने अपने अंकल को जिन्होंने जैक का बताया था उनको फिर फ़ोन किया और उन्होंने कहा तू बिना तैयारी के जा, इस बार जा, पता करके क्या हो रहा है, फिर अगली बार दोबारा जाइयो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ट्रायल करके आते हैं। मैंने कहा ट्राई करके आते हैं आज, पता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या होता है फ़ौज में। हाँ, उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं थी। अब द ओनली वे आउट वाज कि एक अटेम्प्ट करूँ, ट्राई करके आऊँ, नहीं होगा उसके बाद फिर दूसरा अटेम्प्ट करूँगी तैयारी के साथ। मैं चली। कौन सा ईयर? इट वाज 2000 एंड आई कंप्लीटेड माई 2009 नवंबर की बात है। हाँ। मैं अपने एसएसबी इलाहाबाद के लिए ठंड में। हाँ, एसएसबी इलाहाबाद ठंड की ट्रेन में गए हम लोग। चाय मिली नहीं मिली सुबह बस। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके फादर रेलवेज में थे। अच्छा। तो उसने भी फॉर्म भरा था, वो मैंने उसको भी भरवाया। मैंने कहा तू भी चल देख के आते हैं। अच्छा। तो हम वहाँ गए एंड उसके फादर क्योंकि रेलवेज में थे तो जर्नी बढ़िया हो गई हमारी, एकदम मजे। फर्स्ट वहाँ क्लास पहुँचे, फर्स्ट डे गए, वहाँ पे टाइम्ड एप्टीट्यूड रीजनिंग टेस्ट था। मैंने फटाक 10 सेकंड में गया। कैसे आता था? कैसे था ये सब? बस आता था, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट हुए। पिक्चर परसेप्शन में हमें स्टोरी लाइक और वैट वगैरह जो टेस्ट होते हैं, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, ढेर सारी, आपको उस पर स्टोरी मेकिंग। ओके। वहाँ पे हमें स्टोरी मेकिंग करनी होती है पिक्चर देख के। तो मैंने बहुत ही अच्छी स्टोरीज बनाई जो मुझे थी, शायद मुझे आती है। तो हमारा वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कैसी स्टोरीज बना रही थी आप? गुड स्टोरीज। लाइक आई थिंक एसएसबी के लिए ना, एक एसएसबी एक ओनली असेसमेंट है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत। लॉ ने हेल्प करी? लॉ ने बहुत हेल्प करी। अच्छा। मेरी हैबिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड हेल्प्ड अ लॉट। मैं शुरू से, मेरे दादाजी मुझे इंग्लिश बहुत सिखाते थे, ग्रामर एंड एवरीथिंग, और वो शुरू से मुझे न्यूज़पेपर पढ़ाते थे डेली। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो गई थी। हर साल हमारे घर में एक ईयर बुक आती थी, मैं वो पढ़ती थी। तो मैं शायद एसएसबी की तैयारी मुझे इमीडिएट ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मुझे लगता है कि शायद मैं बचपन से उसकी तैयारी कर रही थी। आपके साथ वो स्लमडॉग मिलियनेयर वाला हो रहा था कि प्रिपरेशन चल रही थी जो मुझे नहीं पता था मैं किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हाउ टू प्रिपेयर, 2 महीने बाद पेपर है। सही कि लाइफ टाइम प्रिपरेशन है। अब 2 महीने में, हाँ, तो जब कोई मुझे पूछता है इतना आसानी से कैसे क्लियर हुआ एग्जाम तुम्हारा ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार मैं लाइफ टाइम प्रिपेयर कर रही थी, शायद मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। तो जब वहाँ पे पिक्चर परसेप्शन स्टोरीज बनाई तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा था। ये फर्स्ट डे में ही अभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा। हाँ, नहीं, फर्स्ट डे 1। फर्स्ट डे तो डे 1 पे स्क्रीन आउट होते हैं कुछ बच्चे और कुछ स्क्रीन होते। मेरा स्क्रीनिंग इन हो गया, तो मैं वहाँ पे रही बाकी 20-25 लड़कियों के साथ 5 दिन का। और लड़के कैसी आई थी? Very intelligent girls, like एकदम very intelligent, like all of them were very good. Some of them from the national law schools. नलसार हैदराबाद से थी। There was this आप girl. इम्प्रेस हो रहे थे या क्या कर रहे थे कि मैं भी? मैं एक्चुअली हमेशा से ना ऐसी बंदी रही हूँ कि मैंने हमेशा अपनी जर्नी देखी है। मैंने परवाही नहीं करी दूसरा क्या कर रहा है। मुझे तो था यार मैं अपना देख लूँ यार, वो अपना देख लेगी। बट ऑफ कोर्स जब मेरी उन लड़कियों से बात हुई तो मुझे पता लगा कि ओ माय गॉड, देयर वर सच अमेजिंग गर्ल्स। मेरे को ये था कि मैं ना हमेशा से क्या करती हूँ राहुल, मेरा ये कॉन्टेक्स्ट है कि व्हेन आई स्टे विद हाई एनर्जी पीपल ना, मुझे कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। बल्कि मैं, मेरे से जो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रहा है या ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, उनकी मैं दोस्त बन जाती हूँ। उसका रीज़न क्यों बनती हूँ? क्योंकि उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, क्यों कैसे मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि जो उनसे हायर एनर्जी या उनसे ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं उनसे चिढ़ने लग जाते हैं, उनकी कंपनी से कट ऑफ हो जाते हैं और अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए अपने से लोअर एनर्जीज के साथ रहना शुरू करते हैं। क्योंकि उनको सुपीरियर, टेम्पररी सुपीरियरिटी फील होती है। हाँ, मैं इन सबसे बढ़िया, 5 फ्रेंड के ग्रुप में मैं सबसे बढ़िया, मैं सबसे वो। बट अगर आप उस ग्रुप में जाओ जो आपसे ज़्यादा ऊंचा है, आप ज़्यादा ग्रो करोगे लाइफ में। तो व्हेन आई स्पोक टू दोज गर्ल्स, देयर वाज सो मेनी लेसन्स टू लर्न। आई एम स्टिल इन टच विद
मोस्ट ऑफ देम। क्या बात है। हाँ, सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, कोई लीगल प्रोफेसर है, कोई लीगल इंस्टीट्यूशंस में है। तो हमारा 5 दिन का प्रोसेस चला। डे 1 हो गया, डे 1 में स्क्रीन आउट हो गए स्क्रीन आउट में हाँ, लोग स्क्रीन आउट हो Day गए। two? डे 2 वाज देयर वर मेनी एक्टिविटीज। डे 2 3 4 Physical 5 activities. फिजिकल एक्टिविटीज थे, बहुत सारे टास्क थे, कभी कुछ था, कभी कुछ था, चैलेंज आ जीडी रहा था था। कोई? एज सच नहीं आया, ऑब्स्टेकल्स में भी नहीं आया। आई थिंक गाउन की वजह से थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मैं फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छी थी, बट छोटे मोटे टास्क और सब ऐसा कर लिए। अंदर से ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सब कुछ ही देख रखा था लाइफ में, शहर की ज़िंदगी, गांव की ज़िंदगी, तो वो एक झिझक नहीं होगी कि झिझक नहीं थी। आई थिंक वो स्टेज पे बोलते बोलते ना वो डर निकल गया था कि ऑफ व्हाट पीपल विल जज मी फॉर। तो टीम टास्क थे, टीम टास्क में हमेशा से अच्छी रही हूँ। आई हैव बीन पीपल्स पर्सन, आई हैव नेवर बीन कि मैं अकेले अपने आप को दिखा रही हूँ। तो मैं ग्रुप को साथ में लेके चली और वो अच्छा हुआ। उसके बाद इंटरव्यू हुआ हमारा लास्ट डे एसएसबी, या आई थिंक लाइफ का पहला इंटरव्यू, लाइफ का पहला इंटरव्यू, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ, जब उस इंटरव्यू के लिए हम नहीं, उससे पहले मैं एक इंटरव्यू दे चुकी थी, बिकॉज मैं एक लीगल फर्म में काम करा मैंने कुछ महीने, 3-4 महीने, या। सो उसके बाद जब मैं एसएसबी के लिए गई, तो बट दैट वाज अ वेरी कैजुअल इंटरव्यू। रियल इंटरव्यू तो ये था। तो जब गए तो प्रेसिडेंट एसएसबी बोर्ड, पीछे इतना बड़ा कमरा, वो अपने इतना दूर बैठे हैं, मैं बीच में चेयर पे बैठ गई। मुझे लगा ओ माय गॉड, ये क्या सिर्फ मैं ही दिखूंगी? एंड वो इतने दूर थे कि दे कुड सी कि मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, पैरों से लेकर नीचे। तो मैं बिल्कुल ऐसे सावधान होकर यूँ बैठ गई, ठीक है। तो क्वेश्चंस आंसर्स शुरू हुए। उन्होंने मेरा, हमसे ना भरवाया जाता है वहाँ पे कि आपको क्या पसंद है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने हॉबी में लिखा आपको डांस करना बड़ा पसंद है। तो मैंने कहा, मैं खुश हो गई, मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, डांस के बारे में बात हो रही है। लाइक आई लव डांसिंग। ही सेड कि डांसिंग क्यों पसंद है इतना? तो मैंने बोला कि डांस मुझे इसलिए पसंद है कि इट लेट्स मी एक्सप्रेस माई सेल्फ। दूसरी बात, मैं जब बचपन में, जब भी मैंने क्योंकि हम गांव के एरिया में रहते थे आसपास, मैंने बहुत देखा है कि जब बारिश होती है तो पीकॉक नाचता है। हाँ, उसके कोई स्टेप्स नहीं होते, वो अपने पंख फैलाता है और हम सब लोगों के मूड अच्छे हो जाते हैं, हम खुश होते हैं। आई थिंक डांसिंग इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस आउट। मेरे को जब मैं दुख होती हूँ तो मैं नाचती हूँ, खुशी होती हूँ मैं नाचती हूँ, और नाचने से मेरे अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी आ जाती है। तो आई टोल्ड हिम कि मैं कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, बट मुझे नाचना अच्छा लगता है। यू नो, आई थिंक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ, इट इज़ एन आर्ट फॉर्म। वो बड़े इंप्रेस हो गए, बड़े ना खुश से हो गए, अच्छा आप कैसे कैसे डांस करते हो? बस मुझे ये डर लगा मुझे नचा के ना दिखा लास्ट ये ना। तो देन ही सेड कि अच्छा आप ये बताओ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी? अब इसके आंसर यूजुअली मैं देखती हूँ, लोग बड़ा ना मेरे से यंग यूथ्स पूछते हैं मैम इसको कैसे आंसर करें। मैं बोलती हूँ कभी किसी से मत पूछो कि इसको ऐसे कैसे आंसर करें, बिकॉज आप क्यों आए हो आर्मी ज्वाइन करने, वो अपने आप से पूछो ना, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप आर्मी? हाँ, आप किसी चीज़ को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, दूसरे से उसका आंसर पूछोगे तो दूसरा अपना पर्सपेक्टिव बताएगा, आपको अपना पर्सपेक्टिव बताना है, अपना सच बोलो। क्योंकि एसएसबी फौज में ना आपको अफसर चाहिए, और ऑफिसर होने का सबसे पहला रूल क्या है? ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, राइट? अगर आप इंटरव्यू में जाके झूठ झूठ बोलोगे, उस मोमेंट के लिए शायद आपका सिलेक्शन हो गया, बाद में क्या करोगे? बाद में तो वो निकल ही आएगा ना आपका झूठ। तो आई थिंक सच सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैंने उनको सच बोला। तो मैंने उनको बोला कि क्वाइट फ्रैंकली सर, मैं जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहती थी, जज बनना चाहती थी, बट बिलोंगिंग टू अ कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट मेरे घर में शादी का बहुत प्रेशर है। तो एक दिन मेरे भाई ने मेरे को वीडियो दिखाई IMA के कैडेट्स की ट्रेनिंग होते हुए, और उसने बोला कि देखो ये इतना ट्रेन करते हैं, इनके बाल काट, इनका फैट परसेंटेज 0 हो जाता है। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई ये देखकर, और मुझे लगा कि यार फैट परसेंटेज 0 हो जाता है, मुझे भी ऐसी टफ ट्रेनिंग करनी है, मुझे भी इतना टफ बनना है। मैंने उनको बताया कि मेरी फैमिली में कोई भी आर्मी में से नहीं है, तो अगर मेरा आर्मी में सिलेक्शन होता है तो ये सिर्फ मेरे लिए ही एम्पावरमेंट की बात नहीं, मेरे पूरे गाँव के लिए होगा, क्योंकि मेरे गाँव में बहुत प्रेशर है शादी वादी करवाने का लड़कियों के ऊपर ना। तो अगर मैं कुछ बन जाती हूँ तो सिर्फ मेरी नहीं, पीछे की जनरेशन्स की भी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड देन आई टोल्ड हिम कि सर मैंने ये भी सुना है कि आर्मी के ना बड़े पर्क हैं, सितारे तो मिलते ही हैं, इज्जत भी मिलती है, साथ में कैंटीन का बेनिफिट भी मिलता है। तो ही स्माइल्ड, ही लिटरली स्माइल्ड, उनको बहुत हंसी आई, वो हंसने लगे, अच्छा कैंटीन का बेनिफिट मिलता है। तो मेरा जो सच था, मैंने वहाँ वो सच बोल के आई। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपने देश की पेट्रियोटिक हूँ, मैं बड़ी देश की, वो सब देश से प्यार करते हैं, कौन है जो देश से प्यार नहीं करता? हाँ, ठीक है, बट आप आर्मी में क्या सिर्फ देश के लिए जा रहे हो? जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं देश के लिए ना मरना चाहता हूँ, यार देश के लिए जीना होता है, मरना नहीं होता। फौज में लोग मरने नहीं जाते, फौज में लोग प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं। तो अगर आप इस जाएंगे कि मैं मरने को तैयार हूँ, नहीं, तुम्हें फौज मरने के लिए नहीं बुला रही है, जितना तुम मरोगे उतना ऑफकोर्स
बॉर्डर पे जाके बहुत शहीदों ने अपना खून बहाया है, बट आई एम श्योर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इस इंटेंशन से गया कि हमें मरना है। मरना इज एन ऑप्शन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, है। या आपका एटीट्यूड वहाँ जाके ये होना चाहिए कि मुझे अपने देश के लिए इतना जीना है, इतना लड़ना है कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब उस प्रोटेक्शन को करते करते आपकी लाइफ अगर आप गवा दो, वो तो वीरता की निशानी है, वो अलग ही बात है, वो वीर ही होते ठीक हैं है। फिर, बट इंटेंशन ये नहीं रखना, हाँ। तो अपना सच बोल के आना है जो आपको लगता जब है। आप ये आंसर दे रहे थे तो लिटरली गूज़बम्स आए मुझे, क्योंकि इतना सच नहीं बोलता कोई।